नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों राजनीति को बारीकी से देखने वाले गाहे बेगाहे एक बात कहते हैं कि जिस राहुल गांधी को लंबे समय तक खारिज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती थी, जिस राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की एक परंपरा चल निकली थी और जिसकी छवि को लगातार बर्बाद किया गया, धूमिल किया गया, आज वो राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती बन गया है। और फिर ऐसे में क्या राहुल गांधी के ऊपर एक बड़ा संकट भी मंडराने लगा है? संकट उनकी नागरिकता का, संकट उनकी सांसदी पे। नहीं भूलना चाहिए, बीते साल उनकी सांसदी छीनी गई थी, सेशन कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जाके राहत मिली। उसके बाद भी कुछ लोग दौड़ते रहे, भागते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बहुत गलत कर दिया। तो आज की तारीख में ये नागरिकता का मामला क्या है, क्यों है, इसके पीछे क्या कोई साजिश है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, पहले तो दर्शकों को यही बताइए, यही समझाइए जरा कि ये राहुल गांधी की नागरिकता का मसला क्या है। मतलब राहुल गांधी इस देश के नागरिक हैं या नहीं है, इस पे भी सवालिया निशान लगा दिया गया। एक बहुत शुक्रिया पहले तो स्वप्निल आपका और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। एक बात जो महसूस हो रही है सब देखकर, वो ये है कि सत्ता और सत्ता प्रतिष्ठान, जिसमें मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि आरएसएस को भी जोड़ूंगा, वो राहुल गांधी से बेहद परेशान है, बेहद परेशान है। ये एक डरी हुई सरकार की या डरे हुए लोगों की एक मरी हुई हरकत है, मैं इसे ऐसे कहूंगा। राहुल गांधी को मोदी जी अक्सर बड़ी बड़ी सभाओं में शहजादा कहते हैं, लेकिन देश जानता है कि वे शहीद जादे हैं। वो शाहजादे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो शहीद जादे हैं, इस पर किसी को कोई शक नहीं। वो राजीव गांधी के बेटे हैं जो शहीद हुए इस देश के। वो इंदिरा गांधी के पौत्र हैं जो शहीद हुई इस देश की एकता और अखंडता के लिए। राहुल गांधी इस देश में पैदा हुए, इसी दिल्ली में पैदा हुए, ये भी पूरा देश जानता है। और भारत की नागरिकता, यहाँ के जो भी यहाँ पैदा होता है उसकी नागरिकता स्वाभाविक रूप से होती है, इस पर कोई बहस है नहीं। राहुल गांधी का जीवन शुरुआत में बेहद असुरक्षित था। जब राजीव गांधी की हत्या की गई तो उनकी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सारे, एक तरह से कहा जाए कि व्यवधान आए। वो देहरादून रहे, सेंट स्टीफेंस में पढ़ाई की, फिर विदेश भी गए और कई जगह उन्हें गलत नाम रखकर भी पढ़ना पड़ा। ये भारत सरकार की जानकारी में सब कुछ है। एसपीजी सुरक्षा दी गई थी स्पेशली इस परिवार को, जिस तरीके से आतंकवादियों के निशाने पर। बहरहाल अब वो बात आई गई हो गई। 2004 से राहुल गांधी इस देश की संसद में एक सदस्य हैं, यानी 20 साल हो गया। 10 साल से ज्यादा एक ऐसी सरकार को आए हुए हो गया मोदी जी की, जो राहुल गांधी की छोटी से छोटी बात को बड़े से बड़ा करने पर आमादा रहती। लेकिन आज तक वो ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे पाई जिससे ये साबित होता हो कि राहुल गांधी अब भारत के नागरिक नहीं, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है कि राहुल गांधी ऐसा करेंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? जो बात कही जा रही है सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कि साहब एक कंपनी है जिसके निदेशक के रूप में इनके नाम के आगे नागरिकता में ब्रिटिश लिख दिया गया, ये ब्रिटिश नागरिक है। अभी कितना सही है नहीं है, कई बार पासपोर्ट में भरते समय या आईटीआर भरते समय बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, हो भी सकती हैं जिसने भरा हो, और फिर वो ठीक भी हो जाती है। ये एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। नहीं, और डॉक्टर साहब, संशय संशय
जी, संशय ये भी है कि वो राहुल गांधी जिसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं, मैंने खुद वेबसाइट पे जाके चेक किया, तो मुझे ऐसी 4 कंपनियां मिली जिसके डायरेक्टर राहुल गांधी हैं। चारों कंपनियां ब्रिटेन में ऑपरेट होती हैं और चारों राहुल गांधी अलग-अलग हैं, तो वो कौन से राहुल गांधी की बात हो रही है? मैं आपसे यही मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया 2019 में। जी, दर्शकों को ये बात जाननी चाहिए कि उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और इस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव जस्टिस खन्ना। खन्ना, इन तीनों की जो पीठ थी, जो बेंच थी, उसने इस मामले को खारिज कर दिया और कहा कि जी, कहीं किसी दस्तावेज में किसी का नाम दर्ज हो जाए, इस आधार पर उसकी नागरिकता खारिज नहीं हो सकती। उसके लिए हुँ, प्रमाण आपको देने पड़ेंगे। मसलन अगर सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं, तो ब्रिटिश नागरिक होने का कोई प्रमाण पत्र उन्हें देना चाहिए, ब्रिटिश पासपोर्ट देना चाहिए, या ब्रिटेन सरकार या उनके जो विभाग है जो नागरिकता से जुड़े हुए हैं, वहां का कोई ऐसा दस्तावेज दिखाना चाहिए जिसमें राहुल गांधी सन ऑफ राजीव गांधी ब्रिटिश नागरिक हो चुके हैं। ये वो नहीं कह रहे हैं। वो एक ऐसी एंट्री को, एक कार्ड, एक फॉर्म में हुई एंट्री को जो बाद में दुरुस्त कर दी गई है, उसको बता रहे हैं। ये वैसे ही हुआ कि जैसे कोई लड़का अपने फॉर्म में 7th क्लास का हो और गलती से वो 8th भर दे, फिर कहा जाए नहीं नहीं अब तो तुम 8th के हो। वो कह रहा भाई ठीक है, गलत हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ, टाइपो एरर हो, बहुत हुँ, कुछ हो सकता है, मैं नहीं जानता क्या हुआ। मैं ये भी नहीं जानता कि ये वही राहुल गांधी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर जो आप बता रहे हैं कि ऐसे कई राहुल गांधी हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक चीज को खारिज करता है, इसके बाद 5 साल बाद फिर जब राहुल गांधी और खतरनाक होकर उभरते हैं, मतलब इस सरकार के सामने, 2019 में खतरनाक भी होकर। ध्यान, मैं वही स्पष्ट कर रहा हूं, 2019 में भी देखिए चुनाव का मौसम था, जब ये पूरा मामला बहुत गर्माया और सुप्रीम कोर्ट तक जी, गया, हल्ला बना, तो जाहिर है ये सरकार उस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती थी। और अब जब इस समय झारखंड का, महाराष्ट्र का इलेक्शन चल रहा है और जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी एक दिक्कतें हैं ऐसा सुना जा रहा है, और राहुल गांधी बहुत आक्रामक हैं, खासतौर पर जाति जनगणना के प्रश्न पर, सामाजिक न्याय के प्रश्न पर, या जो कंपनियों का एकाधिकार का प्रश्न है अडानी को लेकर खास तौर पर, और सरकार बैकफुट पर, वहां पर अब अचानक नागरिकता का मुद्दा फिर से, और हाई कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट जिस चीज को खारिज कर चुका है, वो मामला हाई कोर्ट सुन रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट तो सुन ही रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट भी सुनने लगा, और जैसा कि हमें पता चला कि इस मामले में जो एक याचिकाकर्ता अन्य है जो हाई कोर्ट गए हैं, जो कर्नाटक के बीजेपी नेता हैं, जो जिनका नाम शिशिर विघ्नेश है, वो ये बता रहे हैं कि साहब इस मामले में सीबीआई जांच भी कर रही है और सीबीआई के सामने वो पेश हो गए, हो चुके। इसका जी, मतलब सीबीआई अमित शाह के अंडर में है, और अमित शाह के अंडर में एक देश की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जांच कर रही है, पर इसका देश को पता नहीं है किसके आदेश पर जांच कर रही है। इसके पहले कभी हुँ, ये बात नहीं आई कि सरकार इसकी जांच करा रही है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि 10-11 साल से दरअसल राहुल गांधी को घेरने के लिए तमाम जांचें हो रही हैं, लेकिन वो कुछ पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये शीशे की तरह साफ है कि राहुल गांधी एक शहीदजादे हैं, भारत की नागरिकता उनको जन्म से प्राप्त है, और ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो भारत की नागरिकता को छोड़कर कहीं और बस गए हैं, कहीं और की नागरिकता ले ली है, जबकि वो जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। वो भारत की संसद के सदस्य ही नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, एक तरह से छाया प्रधानमंत्री, शैडो प्राइम मिनिस्टर का जी। जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि राहुल गांधी एक छाया प्रधानमंत्री है इस देश के, तो उनकी नागरिकता पर सवाल उठाना दरअसल बिलो द बेल्ट वार करना है। और माफ डॉक्टर करिएगा, मैं, साहब जी बोलिए। डॉक्टर साहब आपने जिक्र कर लिया उस व्यक्ति का, जो वाक़ई में बड़ा रहस्यमयी व्यक्ति है, भाजपा का नेता है, कर्नाटका से आता है, एस. विघ्नेश से।
मैंने बड़ी कोशिश करी, बड़ी कुंडली खंगालने की, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट और एक लंबा समय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में हो गया, तो हमारी कोशिश होती है कि भाई कोई नया नाम आया है तो देखा जाए ये भला क्या है, ये आदमी कौन है, ये शख्सियत कौन है। तो एस विघ्नेश ससुर को जब हम खोजने निकले तो मुझे ले दे के उनकी 2 से 3 तस्वीरें मिल पाई हैं अब तक, जो बड़ी मशक्कत के बाद मिली हैं। आज तक किसी मीडिया इदारे ने वो तस्वीरें दिखाई नहीं है, हमने दिखाई थी। दूसरा, एस विघ्नेश ससुर बार बार अपने नाम को कई जगहों पे रहस्य बनाते हुए नजर आते हैं। और तीसरा, जो मार्के की बात है, जो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, हम सबको ये पता चला जब ये हाई कोर्ट में बोलते हैं एस विघ्नेश ससुर के सीबीआई इस पे जांच कर रही है, उससे पहले नहीं पता था। 1 महीने पहले का उसके इस बयान के बाद एस विघ्नेश ससुर के, मैंने 1 महीने पहले का इनका एक इंटरव्यू खंगाला, जो बांग्लादेश के एक पत्रकार को इन्होंने दिया था, ब्लिट्स करके एक प्लेटफॉर्म है उस पर। तो 1 महीने पहले इन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे ये बात रखी है कि देखिए जांच चल रही है, सीबीआई को मैंने साक्ष्य दिए हैं और मेरे सोर्सेज हैं एस विघ्नेश ससुर, भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक का एक नेता। वो कहता है कि मेरे सोर्सेज हैं सीबीआई में, जिन्होंने और बहुत, ये उसने एक शब्द और इस्तेमाल किया, उसने कहा कि मेरे हाईली इन्फ्लुएंस हैं वहां पे, और उन सोर्सेज से मुझे पता चला कि आपने जो साक्ष्य दिए हैं उन पे हम जांच कर रहे हैं और जांच काफी आगे बढ़ चुकी है। ये बात ये 1 महीने पहले कहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कर्नाटका से आकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में क्यों पहुंचते हैं। और तीसरी चीज इसी से जोड़ दूं मैं, और फिर मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आप इस पे दर्शकों को जरा ब्रीफ करें। जब पहली बार ये याचिका दाखिल करते हैं तो इनके वकील होते हैं अशोक पांडे। वही अशोक पांडे 200 पीआईएल लगाने के लिए बदनाम है, जिनके ऊपर कोर्ट ने बार बार जुर्माने लगाए हैं। और वही अशोक पांडे की जब राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और 1 लाख रुपए का जुर्माना फिर इनके ऊपर लगा। यही जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस संजीव खन्ना, यही लोग थे जिन्होंने इनके ऊपर जुर्माना लगाया था अशोक पांडे के ऊपर। तो ये कोई गिरोह बना के काम कर रहे हैं क्या? क्या है ये पूरी कहानी? देखिए, सच्चाई ये है कि मैं बहुत साफ कहता हूं कि इस देश में पूरा एक कुचक्र है, और उस कुचक्र के मूल में है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये जो अलग अच्छा। अलग आप नाम देखते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी, विघ्नेश, अशोक पांडे, कोई अधिवक्ता परिषद, कोई फलाना परिषद, एक सज्जन थे जिनका भी निधन हो गया, दीनानाथ बत्रा, वो इनके विद्या भारती के एक तरह से सर्वा थे, और वो हर बात पे कोर्ट में लगाते थे पीआईएल के साथ, फलानी चीज गलत पढ़ाई जा रही, फलानी चीज गलत पढ़ाई जा रही। पूरा एक इकोसिस्टम है जो आरएसएस ने पिछले 100 साल में क्रिएट किया, और उसका लक्ष्य जो है वो बहुत स्पष्ट है। इस देश के संविधान को भी उसे बदलना है। वो एक कल्पित भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना करना चाहता है, और जो भी लोग, जो भारत के संविधान, जो एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष संविधान है, उस पर यकीन करते हैं, उनके खिलाफ वो एक युद्ध रथ जैसा है। वो सिर्फ सत्ता का मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला। और राहुल गांधी, आरएसएस का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी वो नेता है जिन्होंने इस कुचक्र को समझ लिया। इसीलिए वो जितना भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं, उससे ज्यादा वो आरएसएस पर हमला करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गुड़ का बाप कोल्हू कौन है। गांधी परिवार दरअसल इस देश में उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के विकसित मूल्य हैं, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने जिसको देखा है, उसको अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो गांधी परिवार है, और उसके लिए कोई भी कुर्बानी वो दे सकते हैं, और उन्होंने दिया। आरएसएस उसी स्वतंत्रता संग्राम से अलग रहा। उसे हमेशा एक तरह से कहा जाए, इसको लेकर एक हीन भावना रहती है, और इसीलिए वो बार बार देश, राष्ट्र, राष्ट्रभक्ति और न जाने क्या क्या ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करता है, ताकि जो उसका पाप है, जो भारतीय राष्ट्र के निर्माण में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम का जो समुद्र मंथन हुआ, उससे बाहर रहते हुए और अंग्रेजों का साथ देने का जो उसका पाप है, उस हीन भावना के कारण
वो लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है और राहुल गांधी ने इस बात को समझ लिया। आरएसएस इस देश में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाकर सत्ता पर कब्जा करने की रणनीति पहले दिन से बना रहा है और आज वो एक स्तर पर कामयाब है कि इस देश का प्रधानमंत्री पद ऐसे व्यक्ति के पास है जिसे कोई हिचक नहीं है कि वो ये कह सके कुछ लोगों को टारगेट करते हुए कि इन्हें तो आप कपड़े देखकर पहचान सकते हैं, या वो कह सकता है कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को सब बांट दिया जाएगा। इनका एक मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में है वो ऐसा हिंसक नारा देता है, बटेंगे तो कटेंगे। इतिहास में किसी नेता ने जो संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठा है सीएम की, उन्होंने ऐसी विभाजनकारी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आरएसएस दरअसल यही चाहता है कि इस देश में जो खास तौर पर मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं, ईसाई दूसरे, वो लोग एक सेकेंड दर्जे के, दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में रहे और उनका ये बाकायदा एक तरह से कहा जाए एक लिखित सैद्धांतिकी है। आप उनके गुरु गोलवलकर को पढ़ लीजिए, सावरकर को पढ़ लीजिए, वो सब यही बात कहते हैं। अब दिक्कत क्या है कि भारत में जो हिंदू समाज है वो स्वाभाविक रूप से इस्लाम और ईसाइयत के जन्म से बहुत पहले से ही दरअसल वर्ण व्यवस्था के कारण बटा, उसमें ऊंच नीच है और उस ऊंच नीच को आरएसएस बरकरार रखना चाहता है प्राचीन भारतीय गौरव के नाम पर। इसीलिए वो भारत के संविधान को भी स्वीकार नहीं करता, इसीलिए वो जो मनुस्मृति है उसको एक तरह से एक आदर्श स्थिति मानता है। लेकिन समस्या क्या है कि इस देश में जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये इस बात को समझने लगे हैं और वो भागीदारी चाहते हैं। और राहुल लेकिन मोहन भागवत ने अभी जो बयान दिए या हालिया दिनों में जिस तरीके की वो बात करते हैं, उससे तो लगता है कि वो दलितों के शुभचिंतक हैं और वो उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। दलितों का कोई भी शुभचिंतक होगा तो उसका पहला जो काम होगा वो दलित की स्थिति को निर्मित करने वाली जाति प्रथा के नाश का आह्वान करेगा। क्या आपने कभी सुना कि मोहन भागवत ने कहा हो कि वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का नाश होना चाहिए, हम सब बराबर हैं? क्या उन्होंने कभी कहा कि सभी हिंदुओं में अंतर जातीय विवाह होने चाहिए? कभी उन्होंने कहा? डॉक्टर अंबेडकर की पूरी शुरुआत ही जो हुई, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण भाषण है जिसके आधार पर आप उनकी पूरी राजनीति को समझ सकते हैं, वो है जाति प्रथा का उच्छेद, एनिलेशन ऑफ कास्ट, जो उन्होंने लाहौर के जो जाति तोड़क मंडल था, जात पात तोड़क मंडल, उसके लिए वो भाषण तैयार किया था। लिखित भाषण था। जब उस भाषण को आयोजकों ने पढ़ा तो उसको देने नहीं दिया, तब उन्हें छपवाया और आज भी वो उपलब्ध है। और पूरी तरह से जाति प्रथा कैसे नष्ट हो, उसके बिना शूद्रों और दलितों को कभी भी समान स्थिति नहीं मिल सकती। क्या ये संयोग है कि इस देश की जो राष्ट्रपति है उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया? आदिवासी, इसके पहले जो राष्ट्रपति थे माननीय रामनाथ कोविंद जी, उन्हें उसका जब शिलान्यास हो रहा था उससे दूर रखा गया। आदरणीय राष्ट्रपति जी जो मौजूदा है वो जब मंदिर में गई वहां उनके साथ भेदभाव हुआ, इसके पहले रामनाथ कोविंद जी के साथ भी हो चुका है। तो पद से भी इसकी स्थिति नहीं है। जब तक जो भी नेता, जो भी संगठन जाति प्रथा के नाश की बात नहीं करता, वो शूद्रों का हितैषी नहीं हो सकता। राहुल गांधी जिस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, इससे आरएसएस घबराया हुआ, क्योंकि उससे लगता है कि जो सदियों की, हजारों साल से जो जारी लूट है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। और जब उसका पर्दाफाश होगा तो जो लोग भी शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, वो अपनी हिस्सेदारी की मांग करें। और ऐसे में जो एक बनुवादी व्यवस्था है, जो सवर्ण वर्चस्व है, उसको चोट लगेगी और आरएसएस ये कतई नहीं चाहता। और इसीलिए उसके लिए ये मुद्दा नहीं है कि इस देश में सारे विश्वविद्यालयों में या तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें दलितों और पिछड़ों का जो कोटा है वो भरा नहीं जाता, ये उसकी चिंता नहीं। उसकी चिंता ये है कि साहब कहीं मुसलमानों को छीन कर आपका आरक्षण दे दिया जाएगा,
अरे सवाल है कि 10 साल से ज्यादा हो गए, सरकार आपकी है, जो आरक्षण है उसको तो लागू करिए। अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह से घोटाला हुआ आरक्षण को लेकर। हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी थप्पड़ मारा योगी आदित्यनाथ सरकार को। लेकिन वो चाहते हैं कि जो हिंदू समाज की ये जो लूटपाट है जातीय विषमता के नाम पर, इस पर चर्चा ना हो, और सारी ये जो आक्रोश है उसको मुसलमानों के खिलाफ मोड़ दिया जाए। तो नफरत के आधार पर ये हिंदू समाज को एकत्र करना चाहते हैं, कोई सकारात्मक तरीके से अच्छा डॉक्टर साहब, है वो इसकी एकता नहीं चाहते। ठीक बात है डॉक्टर साहब। मुझे कल कोई मिला, बड़े अच्छे सज्जन हैं, वो भी बड़े अच्छे विचारक हैं, तो उनसे ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम सुना करते थे गिरने की एक सीमा होती है, तो भैंस से शुरू हुई, मंगलसूत्र तक पहुंची, हालात ये हो गए कि बेटियां तक बीच में आ गई, बेटियों का डर दिखाया जाएगा वोट के लिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती कि जो राजा है वो जी कहे कि देखो तुम्हारी सुरक्षा खतरे में। जी प्रधानमंत्री जी घुसपैठियों का मुद्दा जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं झारखंड में उठा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर घुसपैठिया तो बॉर्डर लांग के आएंगे, झारखंड के पास तो कोई बॉर्डर है भी नहीं, और अगर होता भी तो उसकी जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की होगी जो केंद्र सरकार के अधीन है। इस देश की जो सारी सीमाएं हैं वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके पीछे सेना है, राज्य का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो साहब ये घुसपैठिया आ कैसे रहे हैं? सरकार आपकी, बीएसएफ आपके नियंत्रण में, सेना आपकी, तो ये आखिर घुसपैठिए बांग्लादेश से चलकर सीधे ढाका से उड़ते हैं और झारखंड में रांची में सीधे लैंड करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? यानी चौकीदार ये कह रहा है कि साहब आप लुट जाएंगे, तो चौकीदार किस मर्ज की दवा है? ये बेहद घृणित राजनीति का एक नमूना है। क्या आप कह रहे हैं आपकी बेटियां ना हो गई, कोई सामान हो गया, कि आपके घर में एक सामान पड़ा है और डाका पड़ जाएगा? आप महिलाओं का भी, लड़कियों का भी अपमान कर रहे हैं ये बोलकर, और ये आप खुद मान रहे हैं कि आपके पास जो राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व है उसको निभाने में आप पूरी तरह से असफल। आप राष्ट्रीय सुरक्षा को निभाने की स्थिति में नहीं है, ये आपकी स्वीकारोक्ति है। ये शर्म की बात है। किसी प्रधानमंत्री को शर्मिंदा होना चाहिए अगर उसके रहते उसके सामने ये कहा जाए कि साहब घुसपैठ हो रही है, तो आप जिम्मेदार हैं साहब। हेमंत सोरेन ये कैसे भी तो हो जिम्मेदार सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री जी पे भरोसा ना हो, और वो दरअसल गृह मंत्री जी और अच्छा मंत्री जी को सुनाना चाह रहे हो कि देखो मैं तो बहुत काबिल हूं, ये दोनों नालायक हैं, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी को कहने की क्या जरूरत? नालायक मंत्रियों को बाहर करें। अगर सचमुच ऐसा है तो नालायक जो मंत्री हैं जिन पर जिम्मेदारी है वो नहीं निभा पा रहे हैं, तो अपने मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करें। लेकिन वो तो कांग्रेस को इस पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है ना, राहुल गांधी तो सत्ता में नहीं है, और आप डरा किसको रहे हो? आपने हेमंत सोरेन को लगातार जेल में रखा, और क्या हुआ? अदालत ने उसको जमानत दी, ये कहते हुए कि कोई मामला नहीं बनता। तो आप तो लगातार इस तरह के मुद्दे उठाकर दरअसल चाहते नहीं है कि मूल मुद्दों पर बात हो। ये सरकार हर मोर्चे पर असफल है। आपको याद होगा एक जमाने में 60 के आसपास डॉलर की कीमत पहुंची थी, 60 रुपए के आसपास। तो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे माननीय मोदी जी, और उन्होंने एकदम हल्ला काट दिया कि साहब देश बर्बाद हो गया, और ये तो पता नहीं चलता कि जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं उनकी उम्र और डॉलर की कीमत में होड़ लगी हुई। अरे आज तो 85 रुपए का हो गया। अगर उन्हीं के उस समय आपने बड़ा सही याद दिलाया। नहीं नहीं, मैं दर्शकों को वो बयान भी याद दिलाना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैं शासन में बैठा हूं, मित्रों मुझे पता है इतनी तेजी से रुपया गिर नहीं सकता है, रुपया इतना पतला क्यों होता जा रहा है, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे पता है। तो उस समय मुख्यमंत्री बन के बैठे थे, आज तो प्रधानमंत्री बन के बैठे, फिर भी रुपया गिर रहा है। अब भी उन्हें पता है कि क्यों पतला होता जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी है उन्होंने, ये उन्हें पता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का मीडिया ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मनमोहन सिंह के समय तो कोई कुछ भी उठ के बोल देता था। एक सीएजी विनोद राय थे,
उन्होंने खड़े होकर बोल दिया कि 1,75,000 करोड़ का टेलीकॉम घोटाला हुआ है, और आज कह रहे हैं नहीं हमसे गलती हुई, वो तो कुछ था ही नहीं क्योंकि ऑक्शन तो हुए नहीं थे। लेकिन उस समय मीडिया ये नहीं देखता था, उस समय सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, घोटाला घोटाला। मोदी जी भी रोज बोलते थे, कभी किसी ने नहीं कहा कि ठीक है काम है, मीडिया का काम है। पर आज जो मीडिया है उसकी तो हिम्मत नहीं है कि ये बात वो पूछ ले कि साहब ठीक घुसपैठ बात है। आप, डॉलर गिर रहा तो जिम्मेदार आप, ये आलोचना किसकी कर रहे हैं आप? तो ठीक बात है। मजाक बन गया। अच्छा डॉक्टर साहब वक्त की एक सीमा है और वक्त लगभग समापन की ओर है। चलते चलते बस एक आखिरी कमेंट आपसे ये चाहिए, ये जो नागरिकता का मामला है, निकट भविष्य में आप कहां तक देखते हैं, या फिर सिर्फ ये एक शगुफे की तरह है, चुनाव बीत जाएंगे, मामला ठंडा हो जाएगा, क्या है ये? देखिए, राहुल गांधी को परेशान करने की नीयत तो इनकी खत्म नहीं हुई। ये एक बार उनकी सदस्यता छीन कर देख चुके हैं, घर छीन कर देख चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी एक्चुअली जिस मिट्टी के बने हैं और जिस तरह से पूरा व्यवहार है उनका, अगर आप अध्ययन करिए उसका, तो वो आदमी उस स्थिति में है जैसे कबीर ने कहा था ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। तो राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी की जो अब तक की भाव भंगिमा है या राजनीतिक मुद्रा है, उसमें कि आप कुछ भी कर लीजिए, वो अपनी बात कहने से नहीं पीछे हटेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये केस कहीं भी टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में कहा था, वो अभी भी स्टैंड करता है कि अगर कहीं लिखा भी है, मुझे नहीं पता लिखा है कि नहीं, लेकिन लिखा भी है, तो उससे किसी की नागरिकता नहीं जाती। नागरिकता जाने के लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि वो वहां के नागरिक हैं, वो ब्रिटिश नागरिक हैं। ये आप ब्रिटेन की सरकार से इस पे दस्तावेज मांग लीजिए, इसमें क्या दिक्कत? आपको 11 साल हो गए, आपको एक सामान्य बात समझ में नहीं आ रही, आप एक कागज में एंट्री का सवाल उठा रहे हैं जो काट के ठीक भी कर दी गई। और आप जो मूल प्रश्न है कि भाई आप इनके नागरिक हैं कि नहीं, सीधे एक लेटर पूछ लीजिए और आपको जवाब मिल जाएगा ब्रिटेन से, क्या प्रॉब्लम है इसमें? लेकिन ये जानते हैं कि ये सब झूठ है। लेकिन एक शहीद जादे को शहजादा बताने का जो कुचक्र है, ये उसी का एक तरह से परिणाम है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें ये राहुल गांधी को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को परेशान कर पाना इनके बूते में है नहीं, क्योंकि जो आदमी सब कुछ खोने के लिए तैयार हो, उसे आप नहीं हरा सकते। राहुल गांधी आज उसी स्थिति में। मोदी जी दूसरों की तरह सोचते हैं कि नोटिस दे दो, जेल भेजने का डर दिखा दो। मुझे तो याद आ रहा है कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहीं अपने उसमें बोला था कि जब मैं देखता हूँ अपने नेहरू जी का जिक्र आया, तो उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि ये 9 साल से ज्यादा जेल में रहे, मुझे भी रहना चाहिए। जो आदमी यहाँ तक कह रहा है कि मुझे भी जेल में रहना चाहिए और उससे मैं और समृद्ध होऊंगा, उसको आप जेल का क्या डर दिखा दें? आपने इतना प्रचार कर रखा है, इतना पैसा, दुनिया की सबसे अमीर महिला है सोनिया गांधी। आप टाइप करिए गूगल पे, आपको सैकड़ों इस तरह के वीडियो और वो मिल जाएंगे। पर आप कुछ कर पाए जो वो अपने हलफनामा में देती है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। और तो छोड़िए, आपने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को, जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे, तो दामाद जी और ये और किस तरह से लूट हो रही है, आप रात दिन कहते थे। आपकी सरकार है हरियाणा में, आपकी सरकार है केंद्र में, 11वां साल हो गया, कोई चीज सामने नहीं आई। तो ये आरएसएस दरअसल जो कहते हैं ना कि अफवाह फैलाने का, किसी को बदनाम करने का एक पूरा तंत्र इसने विकसित कर लिया है कि किसी को भी कुछ भी कह सकता है। और जब प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर जगह जगह झूठ बोलते हो, लगातार झूठ बोलते हो, तो आप दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हो? तो ये अदालत में भी नहीं टिकेगा और वैसे भी इसका कोई फायदा इन्हें होने वाला नहीं। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आप जुड़े, आपने इतनी बारीकी से मसलों पर बात करी। दर्शकों देखिए, समझने की जरूरत यही है कि आज की तारीख में राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाले लोग कौन हैं। ये जो सवाल उठ रहे हैं, ये कोई आज कल परसों के सवाल नहीं है। काफी लंबे समय से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इस तरीके के सवाल घुमा करते थे। आज की तारीख में उन सवालों की एक फहरिस्त कोर्ट तक पहुंच गई। क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य के गर्भ में, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति बदली है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। डॉक्टर साहब के साथ हमारी और आपकी मुलाकात लगातार यूं ही होती रहेगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए। शुक्रिया।